जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव पीडब्ल्यू ज्ञान कोश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चाइना से एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ रहा है। न्यूज़ ये आ रही है कि अब आने वाले टाइम में जिन पेरेंट्स को बच्चा कंसीव नहीं हो सकता या फिर जो पेरेंट्स इनफर्टाइल हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनके लिए अब बर्थ एक रोबोट देगा। इसीलिए इसका नाम है ह्यूमनाइड रोबोट। और अगर आप आर्टिकल्स देखोगे तो उसमें सारी यही डिटेलिंग दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, ₹12 लाख फॉर अ बर्थ विदाउट वुमन, मतलब बिना महिला के मात्र 12 लाख में अब एक बच्चा पैदा किया जा सकता है। तो अपने आप में ये सबसे बड़ा मैसिव टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट माना जा रहा है जो चाइना ने किया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे एथिकल क्वेश्चन आपके मन में भी आएंगे कि कैसे बिना एक माँ के बच्चा जन्मा जा सकता है। और फिर जैसे हमारे धर्म में है कि जब गर्भ में धारण होता है बच्चा, तो गर्भ संस्कार सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि माँ ही होती है जिसके थॉट्स और जिसकी पूरी चीजें उस बच्चे में जाती है। जो माँ सोचती है बच्चा वैसा ही होता है। और यहां पर अगर बात की जा रही है कि मात्र सर्वाइवल के लिए किसी एक ह्यूमनाइट रोबोट को इंट्रोड्यूस करना, तो अपने आप में ये क्वेश्चन तो पैदा करेगा। लेकिन अब अगर आप आर्टिकल्स देखोगे तो चाइना एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या से गुजर रहा है। चाइना में अभी एट प्रेजेंट जो फर्टिलिटी रेट हो चुका है वो 18% तक जा चुका है, जो बहुत ज्यादा है। मतलब चाइना में बहुत सारे कपल ऐसे हैं जो इनफर्टाइल है, जो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है। तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी मात्र 12 लाख रुपए कॉस्ट बताई जा रही है। आप इमेजिन कर सकते हैं, सरोगेसी से ये कई गुना सस्ता बताया जा रहा है। और आईवीएफ, जो भारत में एक मैसिव ट्रीटमेंट चलता है इनवर्टिलिटी और इन विट्रो फर्टिलाइजर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड भी देखा जाए तो ये काफी इसकी कम कॉस्टिंग है। लेकिन फिर भी बात वही है, पैसा कम होना, कॉस्टिंग कम होना और एथिक्स और कुदरत, ये बहुत सारे ऐसे मसले जिसे अभी अपन को डिस्कस करना है। फिलहाल अगर देखें तो यहां पर देखिए, चाइना 2026 ह्यूमनाइड रोबोट प्रेगनेंसी विद आर्टिफिशियल वॉर्म, और रिवॉल्यूशनरी लीप इसे बोला गया है। साइंटिस्ट इज चाइना बिल्डिंग अ वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट दैट कुड गिव बर्थ टू द ह्यूमन बेबी। कोड अ ह्यूमनाइड गिव बर्थ टू अ बेबी, चाइनीज कंपनी क्लेम्स इट्स पॉसिबल। और यहां पर अगर आप आर्टिकल्स देखोगे तो सब जगह वही है। कुछ ने तो ये भी लिखने का प्रयास किया है कि क्या ये एंड ऑफ अ वुमन है, ह्यूमनाइट रोबोट्स टू गिव बर्थ टू लिव बेबी सून, और कॉस्ट 12 लाख। आप इमेजिन कर सकते हैं, भारत में सरोगेसी की बात करें, आईवीएफ की बात करें, अगर हम अपने भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपने आप में हमारे लिए भी ये एक ऐसा कई बार बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है जिसमें लोगों का विश्वास उठता जाता है। फिर भले ही आप सरोगेसी में बात करें और सरोगेसी की बात की जाए तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का एक्सप्लॉइटेशन होता है तो वो महिला का होता है। वहीं आईवीएफ में तो अभी साउथ में एक ऐसा रैकेट पकड़ा गया है जिसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन रेस कर दिया है कि क्या आईवीएफ एथिकल है, और अगर है भी तो क्या हम जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो वाकई में ट्रस्टेड ट्रीटमेंट है। क्योंकि जिस पेरेंट्स ने सोचा था कि ये हमारा बायोलॉजिकल चाइल्ड है, पता चले वो बच्चा उनका निकला ही नहीं, तो आप समझ सकते हैं कितना इनसेंसिटिव इशू है ये भी जब इस तरीके के स्कैम पकड़े जाते हैं। तो आप समझिएगा, ये जो पूरा मसला है जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोल रहे हैं, इसके कई सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, लेकिन अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर फिलहाल हुआ ये है कि वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस जो बीजिंग में चल रही थी, उसी में एक प्रोजेक्ट लीड किया जा रहा था बाय डॉक्टर जैंग क्यूफेंग। और उन्होंने डिक्लेयर किया कि साइंस अब तैयार है। और कैसा तैयार है कि अब एक प्रेगनेंसी रोबोट बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस होने वाला है जो ह्यूमन वॉर्म को रिप्लेस करेगा बाय द एंड 2026। और इसकी जो कॉस्टिंग है वो मात्र 12 लाख होने वाली है। मतलब मात्र 12 लाख में, है ना, एक बच्चा रहेगा, डेट टू विदाउट अ वुमन। और ये क्लेम किया है चाइनीज कंपनी। अब आप इमेजिन करिएगा, ऐसा नहीं है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी 2017 में अमेरिकन और 2021 में, मतलब 2017 में यूएस और 2021 में इजराइल ने इस तरीके की चीज करके दिखाई है दुनिया को। लेकिन वहां पर एक्सपेरिमेंट में या तो लैम्ब था या फिर माउस था। ऐसा किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट किसी भी ह्यूमन इंसान के साथ नहीं किया गया है। और यहां पर अगर 2026 में रेडी करने की बात आ रही है तो आप समझिएगा, यहां पर एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर जाएगा, कौन सा ऐसा ह्यूमन रहेगा जो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि देखा जाए चाइना में बहुत ही ऊटपटांग चीजें होती है। चाइना के लिए देखा जाए तो काफी सारी चीजें इनसेंसिटिव है। कहने का मतलब यह है कि वहां पर लोग कुत्ता भी खा जाते हैं। तो यहां पर अगर किसी बच्चे को एक्सपेरिमेंट के रूप में किसी एक ह्यूमनाइट रोबोट में सर्वाइबिलिटी देनी है, तो अपने आप में ये क्वेश्चन तो बनता है और एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अब इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं कि हाउ इट्स सपोज टू वर्क, कैसे ये काम करने वाला है। The womb itself isn't a science fiction. It's a machine that mimics the uterus with artificial amniotic fluid,
अ ट्यूब एक्टिंग एज द अम्बिलिकल कॉर्ड टू डिलीवर द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। देखिए, जब अपन महिला के गर्भ की बात करते हैं, मतलब जब कोई भी वुमन प्रेगनेंसी को कंसीव करती है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एमनियोटिक फ्लूइड, जो बच्चे की सर्वाइवलिटी बढ़ाता है, और बच्चे को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो काम काम की चीजें बच्चे को डिलीवर करती है एज न्यूट्रिएंट्स एंड और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराती है। तो यहां पर इसे एक बायो बैग बनाया जाएगा जिसमें चिल्ड्रन सरवाइव करेगा। और ये जो बायो बैग है ना, ऑलरेडी 2017 में डेवलप किया जा चुका है बाय द यूएस साइंटिस्ट, और उसमें लैम्स को कई हफ्तों तक अलाइव जिंदा रखा था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर लैम्ब अलाइव हो सकता है तो फिर इंसान का बच्चा भी हो सकता है। लेकिन जब इंसान के बच्चे की बात आती है तो कई सारे रूल्स और कई सारे रेगुलेशन आते हैं, और अगर मान लीजिए सक्सेसफुल होता है तो फिर उस बच्चे का क्या होगा, उसके राइट्स का क्या होगा, और उसके रिलीजन का क्या होगा, क्योंकि यहां पर रिलीजन के ऊपर भी बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। मतलब क्या सोसाइटी उस बच्चे को एडॉप्ट करेगी जो एक एक ह्यूमन ने पैदा किया है, सॉरी ह्यूमनाइड ने पैदा किया है, एक रोबोट ने पैदा किया है। अगर ह्यूमनाइड से रोबोट बोला जाए तो ज्यादा सही बात है। मतलब यहां पर ह्यूमनाइड रोबोट ने इसे पैदा किया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अपने आप में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है, बहुत बड़ा एथिकल इशू भी बनने वाला है। और एक प्रकार से देखा जाए, भले ही आपकी नीड है, आप इनफर्टाइल है, लेकिन इस तरह की चीज आगे आने वाले टाइम में क्या इंपैक्ट डालेगी सोसाइटी में, ये थोड़ा सोचना होगा। अब व्हाट्स डिफरेंट हियर इज द एम्बिशन ऑफ डॉक्टर जेंग्स टीम। दे वांट्स द रोबोट टू टेक द fetus from the fertilization all the way to the birth, unlike human surrogacy, which can cost many times more. They are pitching a price of about 11 लाख यूरो। अब युआन की बात आ रही है, वैसे तो यहां पर 11 लाख युआन मतलब मोटा मोटा मान के चलिए भारत के हिसाब से 12 लाख रुपए। लेकिन फिर भी आप सोचिए, यहां पर थोड़ा गंभीरता से सोचिए कि डॉक्टर जैंग की टीम एक्सपेरिमेंट करने किसके ऊपर वाली है। क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल होता है तो अपने आप में जो चाइना में इनफर्टिलिटी रेट है, क्या वो कम होगा? क्योंकि देखा जाए 12 लाख रुपए अफोर्डेबल है, हर एक के लिए अफोर्डेबल है। क्योंकि देखा जाए तो सरोगेसी में एक्सप्लॉइटेशन होता है महिलाओं का। और भारत की अगर रेफरेंस की बात की जाए, मैं आपके आगे आपको एक एक्ट बताऊंगा, सरोगेसी एक्ट, और उससे रिलेटेड एक आर्ट एक्ट है, उसे भी अपन डिस्कस करेंगे। तो भारत में सरोगेसी में एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, और अगर आर्ट एक्ट भी लाया गया है 2021 में, तो वो इसलिए लाया गया है ताकि आईवीएफ से रिलेटेड क्लिनिक्स के ऊपर लॉज रूल्स रेगुलेट किया जा सके, ताकि किसी भी तरह का नुकसान ना हो, एथिकल ट्रीटमेंट हो, मिसयूज ना हो, स्कैम ना हो। अब इसके पीछे प्रेशर क्या था? तो यहां पर सबसे बड़ा प्रेशर जो था वो है सिर्फ और सिर्फ इनफर्टिलिटी, जो अब 18% तक जा चुकी है। यू कैन इमेजिन दैट फॉर मिलियंस आईवीएफ साइकिल्स एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड इन डिसअपॉइंटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर चाइना में जो समस्या है वो सेम समस्या भारत में भी बढ़ रही है। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, इवन आईवीएफ ट्रीटमेंट के थ्रू भी। ऑन चाइनीज सोशल मीडिया, वन commenter welcomed the robot, saying many families pay significant expenses for artificial insemination only to fail. The pregnancy robot contributes to the society. यहां पर कई सारी फैमिलीज ने इस पूरे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को वेलकम भी किया है कि ये सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन सोसाइटी इसे अडॉप्ट कब करेगी, किस तरीके से करेगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा क्वेश्चन है। वाई इट बॉदर सम पीपल, ये एक अब बात आती है, बट नॉट एवरीवन सीज दिस एज अ salvation. Critics warn that outsourcing pregnancy to machines could fracture maternal bonds or distort how society views parenthood. Feminist thinker Andrea Dworkin once argued that artificial wombs could mark the end of a woman. क्योंकि देखा जाए तो लॉजिकली ये भी सही है। एक जो सबसे बड़ा बॉन्ड होता है वो होता है मैटरनल बॉन्ड, और यहां पर यही मैटरनल बॉन्ड फ्रैक्चर हो सकता है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूं, हमारे भारत में अगर आप सेलिब्रिटीज को देखोगे, है ना, वो सेलिब्रिटीज जो आज के समय में बड़े बड़े लोगों के लिए इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, जिनके पास लाखों फॉलोअर्स है, भले ही वो कुछ भी हो, लेकिन अपने आप में कई सारे सेलिब्रिटीज तो बहुत हिपोक्रेट होते हैं। उनका ये मानना है कि हमारा फिजिक ना बिगड़े, हमारी बॉडी ना बिगड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, इस तरह की प्रोसेस को वो जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं। क्योंकि उनके लिए उनकी बॉडी ही, है ना, उनकी बॉडी ही उनकी कमाई का जरिया है। और उनका अगर ये सोचना है तो आप इमेजिन कर सकते हैं भारत में ऐसे बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं जो ये सोचते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां पर सबसे बड़ा जो मसला है ना वो है मैटरनल बॉन्ड का फ्रैक्चर होना। क्योंकि जब माता में मातृत्व ही नहीं रहेगा
तो फिर ये संबंध किस चीज का है? और भारत तो भाई, भारत की बात की जाए तो भारत में तो कुदरत को माता ही कहा गया है, और माता का काम होता है, वैसे तो काम बोलना गलत है, लेकिन माता बस देती है और एक्सपेक्ट कुछ नहीं करती है। तो वैसे ही नेचर का काम है, नेचर बस देता है, वो बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है। लेकिन नेचर के साथ जब खिलवाड़ होता है तो अनेकों प्रकार की डिजास्टर्स आते हैं, त्रासदियां आती है, जिससे आप वाकिफ रखते हैं। और चाइना की बात की जाए तो कोविड से तो फिर हम सब वाकिफ ही रखते हैं कि क्या हुआ था। तो आगे देखिएगा, यहाँ पर मेडिकल वॉइसेस जो है वो अनईजी है, क्योंकि रिसर्चर्स का ये मानना है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल वॉर्म जो है, they can risk turning pregnancy into a pathology, a condition to be managed, not a natural process to be lived। मतलब इसे एक बिजनेस बनाया जा सकता है, इसे एक रनिंग पैथोलॉजी बनाया जा सकता है। और ये जो रनिंग पैथोलॉजी है, यही अपने आप में सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर रनिंग पैथोलॉजी बनती है तो आप समझ सकते हैं कि ये एक आने वाले टाइम में ग्रोइंग बिजनेस बन सकता है। और फिर वही बात है, अगर ग्रोइंग बिजनेस होगा तो क्या ऐसा संभव है कि इसका मिसयूज ना हो, इसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, या फिर इसकी ब्लैक मार्केटिंग के अलावा यहां पर अगर देखा जाए, ब्लैक मार्केटिंग के अलावा इसकी स्मगलिंग ना हो, क्योंकि देखा जाए तो इसका पोटेंशियल जो है ना मिसयूज होने का भी बराबर है। इसका जो पोटेंशियल है, जो मिसयूज होने का है, वो भी बराबर है, बल्कि बहुत ज्यादा है। तो यहां पर कई सारी चीजें हैं, यहां पर कई सारे रिस्क फैक्टर भी है। और सबसे बड़ा तो रिस्क फैक्टर यही है कि उसका ट्रीटमेंट कैसे होने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो यहां पर ब्लैक मार्केटिंग को आप रोकेंगे कैसे, जो कि होती है पर्टिकुलर एग्स में, स्पर्म्स में और वॉम्ब मशीन में। क्योंकि खुद भारत में भी देखा जाए तो एक बहुत बड़ा रैकेट बीच में पकड़ा गया था आईवीएफ से रिलेटेड। तो फिर चाइना में बात की जाए, अगर चाइना में इनफर्टिलिटी पीक पर है और अगर आईवीएफ ट्रीटमेंट हो रहा है, लोग लाखों रुपए बहा रहे हैं और फेल हो रहे हैं, तो ये भी तो अपने आप में स्कैम माना जाएगा। क्योंकि यहां पर जो सेंसिटिव इश्यूज है उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, पेरेंट्स की महत्वाकांक्षाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है। आगे देखिएगा अब आपके और हमारे लिए क्या काम की चीज है। तो भारत में इससे रिलेटेड एक एक्ट है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट, जो 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये क्या है? ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है, ये एक रेगुलेशन प्रोवाइड कराता है, लॉ प्रोवाइड कराता है, रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ आर्ट सर्विसेज, मींस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जिसमें आईवीएफ आ जाता है, सरोगेसी आ जाता है, या फिर सरोगेसी रिलेटेड आर्ट प्रोसीजर्स आ जाते हैं, गैमेट डोनेशन आ जाता है, स्पर्म और एग बैंक्स आ जाता है, टू एंश्योर एथिकल प्रैक्टिसेस, पेशेंट सेफ्टी और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। अगर इसके की प्रोविजंस की बात की जाए तो यहां पर सबसे काम की चीज है वुमन डोनर्स की एज 23 से 35 ईयर्स, मैन डोनर की एज 21 से 55 ईयर्स। और अगर बात की जाए प्रोहिबिशंस की तो सुनिएगा ध्यान से, सेक्स सिलेक्शन और सेल ऑफ गैमेट्स, एम्ब्रियोज प्रोहिबिटेड। सबसे मेन चीज, बैन ऑन एडवर्टाइजिंग और ऑफरिंग टू प्रोवाइड सेक्स सिलेक्टिव आर्ट, नो डोनर कैन डोनेट स्पर्म और एग्स मोर देन वंस। और पेनल्टीज भी यहां पर अप टू 10 लाख रुपीज है, अगर मान लीजिए इसका मिसयूज हो रहा है, ऑफेंस है, तो 10 लाख तक का आपको जुर्माना तो है ही है, साथ में इंप्रिजनमेंट भी है फॉर सीवियर ऑफेंसेस लाइक सेक्स सिलेक्शन, एक्सप्लॉइटेशन। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा कोई ह्यूमनाइड रोबोट आता है तो आपके पास फिर कंट्रोल होगा कि आप किस पर्टिकुलर जेंडर का बच्चा या फिर कितना खूबसूरत बच्चा आप चाह रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें फिर हो जाएगी मैन मेड, फिर उसमें कुदरत का कोई रोल नहीं रहेगा। और जहां से कुदरत हटी तो फिर कुदरत उसका निकालती भी है। तो यहां पर कहने का मतलब यह है, भारत में जो प्रैक्टिस चलती है वो चलती है एथिकल प्रैक्टिस, जिसमें पेशेंट की सेफ्टी और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स को ध्यान में रखा जाता है। और कारण यही है कि फिर सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट भी 2021 में लाया गया था, क्योंकि भारत में एक जमाने में सरोगेसी जो थी वो अपने आप में कमर्शियल इन नेचर थी, लमसम पैसा बहाया जाता था, मिसयूज किया जाता था, भारत की महिलाओं को एक्सप्लॉइट किया जाता था। इसलिए भारत ने सिर्फ और सिर्फ एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी को प्रमोट किया। मतलब यहां पर किसी भी तरह का मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट फॉर द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस। तो भारत में जिस तरह की सरोगेसी को अडॉप्ट किया गया है और इस एक्ट के अंतर्गत रेगुलेट किया गया, उसका नाम है एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इसका कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन का है, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सरोगेट मदर एंड चिल्ड्रन। अगर इसमें भी देखा जाए तो एलिजिबिलिटी लगभग लगभग सेम है, वुमेन की 23 से 50 ईयर्स एंड मैन की 26 से 55 ईयर्स। लेकिन एलिजिबिलिटी में यहां पर गौर करने वाली बात है कि ओनली इंडियन कपल्स, मतलब हेट्रोसेक्सुअल मैरिड, कैन अवेल सरोगेसी।
यहाँ पर अब सरोगेसी सिर्फ और सिर्फ भारतीय कपल्स के लिए ही रहेगी। और अगर बात की जाए प्रोहिबिशन और पेनल्टीज की, तो इसमें भी अप टू 10 ईयर्स तक का इम्प्रिजमेंट एंड 10 लाख रुपीस का फाइन है फॉर एक्सट्रीम ऑफेंसेस या फिर किसी भी तरह की सरोगेसी से रिलेटेड है। यहां पर याद रखिएगा, बैन ऑन कमर्शियल सरोगेसी, सेक्स सिलेक्शन, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सरोगेट मदर्स भी शामिल है। और देखिएगा, अगर आपको मैं कंपैरेटिव चार्ट बताऊं ना, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आर्ट एक्ट 2021 की बात की जाए, तो याद रखिएगा इट इज जस्ट अ मैकेनिज्म, है ना। और मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो आप समझिए सरोगेसी जैसी चीजों को रेगुलेट करने के लिए इसे लाया गया है। अगर स्कोप की बात की जाए तो यहां पर कवर्स ऑल आर्ट क्लिनिक एंड बैंक्स अक्रॉस इंडिया, वहीं कवर्स सरोगेसी अरेंजमेंट एंड क्लिनिक्स हु कैन अवेल। थर्ड, मैरिड कपल्स, लिव इन पार्टनर, सिंगल वुमेन, फॉरेनर्स एज पर द रूल। ये आर्ट रेगुलेशन में है, मतलब दे कैन ऑल्सो अवेल द ट्रीटमेंट ऑफ आईवीएफ। लेकिन अगर सरोगेसी की बात की जाए तो ओनली इंडियन हेट्रोसेक्सुअल मैरिड कपल्स के लिए अब सरोगेसी अवेलेबल होगी, ना कि फॉरेनर कपल्स के लिए और फॉरेन कपल्स के लिए। तो यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। बाकी एलिजिबिलिटी ऑफ वुमन, मैन, टाइप अलाउड, प्रोहिबिशन, चाइल्ड स्टेटस, रेगुलेटरी बॉडीज एंड पेनल्टीज लगभग लगभग सब सेम ही है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर भारत में इस तरह की चीज आती है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन कि भारत में किस गाइडलाइन के अंतर्गत इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्योंकि देखा जाए, इनफर्टिलिटी का इशू बस चाइना तक सीमित नहीं है, साउथ कोरिया भी परेशान है। भारत में भी कई सारे ऐसे कपल है, पेरेंट्स है, जो चाहते हैं कि हमें जल्दी बच्चा कंसीव हो जाए या बच्चा टाइमली कंसीव हो जाए, लेकिन जब नहीं हो पाता है तो वो भागते हैं फिर कहाँ, या तो आईवीएफ की तरफ, और जब उससे भी थक जाते हैं तो फिर जाते हैं कहां पर, सरोगेसी की तरफ। लेकिन जिस तरीके से भारत में भी नंबर ऑफ स्कैम्स हुए हैं इससे रिलेटेड, हर एक पेरेंट्स आज कतराता है। तो यहां पर बात की जा रही है कि अगर ये चीज भारत में आती है तो आप ही मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये किस तरीके से सहायक हो सकती है। तो यहां पर टेलीग्राम चैनल है, जितने भी जियोपॉलिटिक्स और इस तरीके के रिलेटेड अपडेट्स होते हैं आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जरूर ज्वाइन करिएगा। जय हिंद एंड वंदे मातरम दोस्तों, अपना व्यू जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।